हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएन साइट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे आता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हीटरोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो तो टोटली हीटरोट्रॉपिक होते हैं, हमेशा दूसरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो उनमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ठीक है, कैसे उनमें फूड जाता है, कैसे उनसे फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से वो उसको यूटिलाइज करते हैं, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। एनिमल न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, इस टर्म से क्या हम समझते हैं ये समझेंगे। फिर हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन को समझने के बाद हम ह्यूमन पे डाइजेशन को पढ़ेंगे, मेनली ह्यूमंस में किस तरह से डाइजेशन होता है पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, सारे प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, फिर हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को समझेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन अलग तरीके से होता है, वो ग्रास खा पाते हैं, हम तो ग्रास नहीं खाते। ऐसा क्यों होता है कि वो ग्रास खा पाते हैं अच्छे से, ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे। फिर हम फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा भी पढ़ेंगे। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल वाला एनिमल होता है, ठीक है, उसमें एक ही सेल होता है, बहुत ही अलग यूनिक टाइप का अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उसमें फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है। हमारी बॉडी में तो हमें पढ़ा है मिलियंस एंड मिलियंस सेल्स होते हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है, तो वो खाना कैसे अपना लेगा, कैसे उसमें डाइजेशन होगा, कैसे उसमें फीडिंग होगी, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड आते आते आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें फूड क्यों चाहिए। ठीक है, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फूड की बात आती है। अब फूड हमें क्यों चाहिए, फूड लेने का हमारी बॉडी में क्या फ़ायदा होता है, क्या पर्पज़ है हमारा, हम फूड खाते हैं। तो फूड लेने का हमारा पर्पज़ होता है, सबसे पहला है ग्रोथ। अगर हम अच्छे से फूड खाते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। हमारी बॉडी की ग्रोथ तभी होगी अगर हम प्रॉपर फूड इंटेक करेंगे, ठीक है, ठीक से खाना खाएंगे। इसलिए ग्रोइंग बच्चों को तो और हेल्दी फूड खाने के लिए बोला जाता है। दूसरा है एनर्जी। हमारे जितने भी डेली के काम होते हैं उन्हें करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना खाने से ही एनर्जी मिलती है। एक दिन आप खाना ना खाइए, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो इम्पोर्टेंट है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। जो हम फूड खाते हैं वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस तरह से होता है अभी आगे देखेंगे। दूसरा है रिपेयरिंग। जो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का वर्क होता है, ठीक है, जो हमारे सेल्स, डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करना, जो सेल्स में कुछ कमी आ जाती है उनको रिपेयर करना, हमारी बॉडी का जितना भी रिपेयरिंग वर्क होता है वो सारा भी एक तरीके से फूड की हेल्प से ही हो पाता है। ठीक है, इसमें भी फूड ही हमारी हेल्प करता है। तो इतने सारे जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के, उनके लिए हमें फूड चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा फूड किस किस लिए ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट के लिए हम फूड नहीं खाते, फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। सब एक तरीके से खाना नहीं खाते, सबके खाना खाने का तरीका अलग होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या तरीका होता है खाना खाने का। सबसे पहले है स्नेल। ठीक है, स्नेल क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, और मोड ऑफ फीडिंग क्या होते हैं, चोइंग करते हैं। ठीक है, चबा कर खाते हैं। एंड क्या खाती है, इंसेक्ट्स को खाती है और ये स्क्रैपिंग करती है। ठीक है, इसी तरह से ईगल क्या खाता है, ये फ्लैश खाता है, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है। ठीक है, और कैसे खाता है, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलो कर लेता है, सीधा का सीधा उसको स्वेलो कर लेता है, इसको काट कर नहीं खाता किसी तरह से। हमिंग बर्ड आपको पता है सबसे छोटी बर्ड होती है। ठीक है, ये क्या खाती है, नेक्टार, फूलों से नेक्टार को ये सक करती है। ठीक है, मोड क्या होता है फीडिंग का, सकिंग। ठीक है, लाइस, जो लाइस हो जाती हैं ये किस पे डिपेंडेंट होती है, हमारे ब्लड पे। ठीक है, और क्या करती है, सकिंग। ठीक है, मॉस्किटो भी ब्लड को सक करता है हमारी बॉडी से। बटरफ्लाई ये भी नेक्टार पे डिपेंडेंट होती है, हमें पता है। ठीक है, और ये भी सकिंग करती है। हाउस फ्लाई ये क्या करती है, डिकेइंग मैटर पर, जो खराब मैटर होता है, खराब चीज़ें होती हैं उन पर ये वो ही इनका खाना होता है। ठीक है, और ब्रूइंग के थ्रू ये अपनी फीडिंग करती है। ठीक है, डिफरेंट मोड है खाना लेने के अलग अलग एनिमल्स में। ठीक है, इस तरह से आप और एनिमल्स का भी देख सकते हैं, सब एनिमल्स अलग अलग तरीके से मोड ऑफ फीडिंग उनका होता है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो भी हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, वो हमारा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी में, और उसका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी में किस तरह से यूज होता है, वो भी पूरा मिलाकर हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करने के लिए जो फूड लिया जाता है, उसका फूड का इनटेक किस तरह से वो लिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है बॉडी में, वो पूरा ही प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को क्या बोला जाता है? इसको इंजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं ना, तो उसको इंजेक्शन बोलेंगे जब हम माउथ से खाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है उसमें, प्रोटीन्स है, वो सिंपलर फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या होगा? वो जाके हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंसेस में, तभी वो हमारी बॉडी यूज कर पाएगी। तो वो किस प्रोसेस से होता है? वो डाइजेशन के प्रोसेस से होता है। फिर डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल्स में जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो यूटिलाइज भी करते हैं उस डाइजेस्टेड फूड को। फूड किस लिए खाते हैं? हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके इसीलिए ना, तो उसका जो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है हमारी बॉडी में, जो हम खाते हैं पूरा यूटिलाइज नहीं होता, कुछ जो एक्स्ट्रा मैटर बच जाता है, अनडाइजेस्टेड बच जाता है हमारी बॉडी से, जो बाहर निकलता है, उसको हम एजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, क्या क्या होते हैं? इंजेशन, इनटेक, ठीक है, डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, एसिमिलेशन, जो ऑर्गन्स यूज करते हैं उसको फूड को, और एजिशन, जो डाइजेस्टेड फूड वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में डाइजेशन को हम पढ़ेंगे, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है। तो इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी बॉडी में, जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है हमारी डाइजेशन का, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? सबसे पहला होता है बकल कैविटी, यानी ये हमारा माउथ, ठीक है, उसी को बोलते हैं। फिर इसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ है, ठीक है, बकल कैविटी है, और ये वाला हमारा क्या है? ये इसोफेगस है, ठीक है। फूड पाइप भी इसको बोला जाता है। इसोफेगस कहाँ पे जाके खत्म होता है? जाके खत्म होता है स्टोमक में, ठीक है। ये हमारा स्टोमक है, ठीक, ये वाला पार्ट स्टोमक है, यहाँ पर ये इसोफेगस जाकर खत्म होता है। और स्टोमक से फिर फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये अंदर वाली जो आपको नजर आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। फिर वहाँ से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाली बाहर वाली जो नजर आ रही है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। मैं अलग कलर से आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है। फिर कहाँ जाता है फूड? फिर जाता है फूड एनस में, ठीक है, एनस में, ठीक है। यहाँ से एनस से वो बाहर चला जाता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी हमारी हेल्प करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन में। तो क्या क्या ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो यहाँ पर होती है, ठीक है, जिससे सलाइवा निकलता है। लीवर, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। और साथ में पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस पूरे को हम अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, बकल कैविटी को समझेंगे और इसोफेगस को समझेंगे, सबको अच्छे से हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, वही सभी मिलकर ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? डाइजेशन के लिए जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यही मिलकर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इन सभी पार्ट्स को जो अभी हमने पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? माउथ। माउथ से शुरू होता है सभी, जब भी हम खाना खाते हैं माउथ से ही तो खाते हैं ना। तो सबसे पहले माउथ आता है हमारे, यानी बकल कैविटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? फूड को हम चव करते हैं, टीथ की हेल्प से चिविंग का प्रोसेस होता है। सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको भी बताया था, तो वहाँ से सलाइवा आता है, वो फूड में मिक्स होता है और टंग की हेल्प से उसको फूड को
मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, जो सलाइवा को एक्सक्रीट करती हैं, उस वो क्या करती हैं, वो फूड को मॉइस्ट बनाती हैं और स्टार्च को वो ब्रेक कर देती हैं शुगर में। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जो टंग होती है, टंग किस में हेल्प करती है, ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, और सलाइवा के साथ में फूड इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है और स्वेलिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, जो हम स्वेलो करते हैं फूड को, उसमें भी टंग हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सो एक एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब टीथ पढ़ते हैं, जब हम माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो टीथ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब टीथ के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो स्टार्टिंग के 4 टीथ होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है इंसिजर्स। सब टीथ का अलग अलग नाम होता है और वो अलग अलग काम में भी आते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे। ठीक है, जो इंसिजर्स होते हैं हमारे कटिंग के काम में आते हैं, फूड को कट करने में आते हैं। ठीक है, उसके आगे वाले एक एक टीथ जो दोनों साइड में होते हैं, उनको बोला जाता है कैनाइन। कैनाइन फूड को टेयरिंग में काम आते हैं। ठीक है, जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो इनका बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे के जो 2 टीथ होते हैं उनको बोला जाता है प्रीमोलर। ठीक है, उसके आगे 3 टीथ जो होते हैं उनको बोला जाता है मोलर। अभी तो आप में वैसे सारे टीथ होंगे भी नहीं, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तब भी टीथ कंप्लीट होते हैं हमारे माउथ में। तो प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, फूड को चबाने में, च्यूइंग में काम आते हैं। ओके, तो ये अलग अलग टीथ होते हैं हमारे माउथ में। ठीक, इनके टाइप्स आप याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम टूथ डिके के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसको टूथ डिके बोला जाता है। तो ग्रेजुअली जो टीथ डैमेज हो जाते हैं उसको टूथ डिके बोलते हैं। अब ये किस वजह से होता है, ये होता है हमारे माउथ में ही प्रेजेंट रहने वाले कुछ बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अभी बैक्टीरिया वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं पर इतना हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर हम किसी फूड को खाने के बाद में अपना अच्छे से माउथ वॉश ना करें तो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, उन फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट शुगर को ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हमारे माउथ, हमारे जो टीथ है उनका इनेबल जो है वो ख़राब होने लगता है और हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो टूथ डिके किस वजह से होता है, मेनली हाई शुगर कंटेंट, हम जो फूड खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या चॉकलेट खाते हैं, इनकी वजह से होता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरियाज। अब इससे बचा कैसे जाए टूथ डिके से, तो बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता है, ट्वाइस ब्रश करना चाहिए हमें डेली। और जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी कोई मील हम खाते हैं, उसके बाद में अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। ठीक है, रिंस करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और टंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे माउथ में टंग होती है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि वो क्या करती है, फूड को मिक्सिंग में काम आती है, लेकिन आपको पता है टंग की वजह से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टंग पे रखा हमने कोई भी फूड और हमें एकदम से टेस्ट पता चल गया। टेस्ट बर्ड भी अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो टेस्ट बर्ड हम देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्वीट टेस्ट होता है उसके बर्ड्स एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी फूड पार्टिकल को आप यहाँ पे रखेंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो स्वीट है। ठीक है, सॉल्टी के लिए यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा आपके माउथ, आपकी टंग पे, तो आपको पता चल जाएगा वो सॉल्टी है। फिर उसके पीछे होता है सॉर टेस्ट का टेस्ट बर्ड, और सबसे पीछे यहाँ पर होते हैं बिटर यानी कड़वे वाले टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे माउथ में टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट बर्ड हर जगह पे नहीं प्रेजेंट होते, ये अलग अलग इनका स्पेस जगह होती है। आप याद रखिएगा इसको, कहाँ पर कौन सी याद रखिएगा, पहले स्वीट, देन सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी, देन शॉर, फिर बिटर। ठीक है, इस सीक्वेंस में आप याद रखिएगा इनको। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने माउथ, अपनी बकल कैविटी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं फूड पाइप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था फूड पाइप यानी इसोफेगस। अब फूड पाइप का क्या काम होता है, इसमें जो भी हमारा फूड है वो फूड हमारा स्टोमक तक जाता है फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, फूड पाइप कहाँ पर होता है, ये हमारे नेक से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है नेक से और कहाँ तक जाता है, ये हमारे स्टोमक में जाकर एंड हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है फूड पाइप, जो करके जो हम फूड अपने माउथ में शो करते हैं उसको मूव करता है फूड पाइप स्टोमक तक जाने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लगातार कंट्रैक्शन होता रहता है, मतलब इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, इस तरह से, तो फूड नीचे जाता रहेगा। फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से ये पास आएंगे दोनों साइड्स इसके, वो फूड फिर नीचे जाता रहेगा। इस तरह से वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते स्टोमक तक हमारे पहुंच जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये काम होता है हमारे फूड पाइप का।
अब आगे बढ़ते हैं और स्टोमक पे के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारा स्टोमक क्या काम करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, हमने पार्ट पढ़े हैं इसके अलग अलग। ठीक है, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, हमारा स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उन सब में सबसे वाइड, सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, वो स्टोमक ही होता है। ठीक है, ये ऊपर फूड पाइप से कनेक्ट रहता है और नीचे जाके कनेक्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, और स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मस्कस होता है, ये क्या करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत ही कम पीएच होता है उसका, मतलब हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उस एसिड से स्टोमक को कुछ हार्म ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मस्कस होता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में प्रेजेंट। नेक्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने बताया अभी HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये बैक्टीरियाज को किल करता है। जो भी हमने फूड खाया उसमें बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उनको वो किल करता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं इसकी हेल्प से। अब डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन, आप याद रखिएगा, स्टोमक में क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरह से कोइल्ड होता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो कम दिखा है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड होता है, एकदम से ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि बहुत ही आपस में पास पास होते हैं ये एकदम से, और बहुत ही मुड़ा तुड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 7.5 मीटर की लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो 7.5 मीटर की लेंथ होती है। अब इतना सारा पार्ट और हमारे इतने से एरिया में स्टोमक के आ रहा है, तो देखिए ये कितना ज़्यादा कोल्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जो लीवर और पैनक्रियाज है, वहाँ से जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। ठीक है, हमारा लीवर यहाँ पर होता है ऊपर, और यहाँ पर हमारा पैनक्रियाज होता है। ठीक, और इन दोनों से जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं हमारे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर वो अपना डाइजेशन का वर्क करते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है, वहाँ से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट्स बदल जाते हैं फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनका। ठीक है, तो इस तरह से डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बार और पढ़ लेते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर पार्ट होता है वहाँ पर विलाइज होते हैं ये। ठीक है, विलाइज क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं अंदर की तरफ। अब ये क्यों होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इंक्रीज करने के लिए होते हैं जो सरफेस एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फूड अब्जॉर्ब होता है। अब अब्जॉर्ब करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फूड अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस तरह के फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इन्हीं को विलाइज बोला जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, वो ब्लड विसल में इन्हीं के थ्रू जाता है, और फिर ब्लड से वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे हैं इसे, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, और उसका मेन फंक्शन होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। जो हमारा फूड बच जाता है, मतलब अनडाइजेस्टेड, उससे वाटर और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करना इसका मेन काम होता है। और जो वेस्ट होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, फिर वो रेक्टम में पहुँच जाता है, यहाँ पर वेस्ट पहुँच जाता है, और एनएस से फिर वो बाहर निकल जाता है। अब पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ग्लैंड्स कितनी होती है, 3 ग्लैंड्स होती हैं मेन हमारी बॉडी में। ठीक है, एक फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ होती है, माउथ के पास भी प्रेजेंट होती है, और इसका मेन काम क्या होता है, स्टार्च जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना।
फिर दूसरी ग्लैंड आती है लीवर, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। इससे क्या निकलता है, इससे बाइल जूस निकलता है जो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और फिर वो कहाँ जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसका काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना। और पैनक्रियाज, थर्ड ग्लैंड है हमारी पैनक्रियाज, इससे क्या पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, ठीक है। क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है और ये डाइजेशन में हेल्प करती है फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन के, इन सब के डाइजेशन में हेल्प करती है। याद रखिए कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा कहाँ जाता है, माउथ में जाता है, और जो लीवर और पैनक्रियाज से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो एक बार फिर से पूरा प्रोसेस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, माउथ से हम खाना खाते हैं और माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो फूड की च्यूइंग में हेल्प करते हैं। टंग का काम होता है फूड को मिक्स करना, और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा को एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। फिर इसोफेगस से क्या होता है, फूड अंदर जाता है, वो स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड में, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही हमारे साथ में लीवर में हम जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उसमें लिवर होता है, लिवर से बाइल जूस निकलते हैं जो गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और पैनक्रियाज यहाँ पर होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं, स्टोमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर ये लीवर वाले और पैनक्रियाज वाले डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन होता है, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। जो अनडाइजेस्टेड है वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाकर वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद में एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का, ठीक है। आप इसको अच्छे से डायग्राम को याद रखिएगा, डायग्राम की हेल्प से आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। अब पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है, तो इनमें भी कुछ प्रोसेस ऐसा ही होता है जैसे हमारी बॉडी में होता है, लेकिन इनमें एक चीज़ अलग होती है, रूमेन, ठीक है। तो इस रूमेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं फूड को च्यू नहीं करते, वो सीधा स्वेलो कर लेते हैं, और स्वेलिंग के बाद, ठीक है, स्वेलो करने के यानी कि फूड को ऐसे ही निगल लेते हैं जैसे वो खाते हैं। उसके बाद में वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। हमने अभी देखा था ना, यहाँ पे एक पार्ट होता है इनके एनिमल्स की बॉडी में, रूमेन, ठीक है। इस रूमेन में वो जो फूड होता है वो इकट्ठा हो जाता है जिसको ये खाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, रूमेन में ये एक सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ फूड पाइप से जुड़ा होता है, यानी इसोफेगस से जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही होता है, जैसे काऊ और बुफेलो, इनमें ही होता है। अब कड किसे कहते हैं, जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है रूमेन में, उसको कड बोला जाता है, ठीक है। अब रूमिनेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो भी ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ बुफेलो, वो जब खाना नहीं खा रहे होते तब भी वो मुंह को चलाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो उन्होंने सीधा स्वेलो कर लिया था उसको रूमेन से बाहर निकालते हैं और फिर उसको च्यूइंग करते हैं, ठीक है। रूमेन में क्या हो जाता है, रूमेन में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है ना ग्रास में, वो सेलुलोज का ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद में वो रूमेन से निकालते हैं फूड को और माउथ तक लेकर आते हैं वापस, और माउथ में उसको च्यू करते हैं फूड को, ठीक है। इसको प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। जो वो कर्ड को माउथ तक लेकर आते हैं उसको च्यूइंग करते हैं, ठीक है, उसी को रूमिनेशन बोलते हैं। और रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, जो भी एनिमल्स ऐसे फूड को स्वेलो कर लेते हैं सबसे पहले और फिर उसको बाद में बाहर निकाल कर माउथ तक लाकर बाद में च्यू करते हैं, उन सभी एनिमल्स को रूमिनेशन बोला जाता है, रूमिनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। जिनमें भी रूमिनेशन की प्रोसेस होती है उन सभी को रूमिनेंट्स बोला जाता है। अब रूमेन क्यों प्रेजेंट होता है इनकी एनिमल्स की बॉडी में, हम में क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्रास होती है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन रूमेन में क्या होता है, रूमेन में एक तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमेन में जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेलुलोज वहाँ पर डाइजेस्ट होता है तो इन्हें ग्रास को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ह्यूमंस क्यों नहीं कर पाते, ग्रास को नहीं खा पाते, और ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्यों खा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें रूमेंस होता है जिसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। अब देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा,
ठीक है। अमीबा जो होता है, अमीबा क्या होता है और उसमें फीडिंग और डाइजेशन किस तरह का होता है। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसे आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता, बहुत छोटा होता है और सिर्फ इसमें 1 ही सेल होती है। हमारी बॉडी में तो मिलियन सेल होती है, ठीक है। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तब हमारी बॉडी वर्क करती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, तब भी इसमें फीडिंग डाइजेशन सब प्रोसेस होता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। तो अमीबा जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अमीबा जो है हमारा वो इसमें इस तरह का होता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो बबल के जैसे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो करेंगे, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स होती है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। तो अब डाइजेशन कैसे होता है वो आगे हम देख लेते हैं। तो जो अमीबा होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, शेप इसकी चेंज होती रहती है। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल साथ में आता है तो इसमें से इस तरह से फॉल्स फूड निकलता है, जिसको हम स्यूडोफोडिया बोलते हैं, ठीक है। स्यूडोफोडिया में जो होता है वो फूड को प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, फूड आ जाता है और वो फूड वैक्यूल में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं वहाँ से और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में ये जो भी डाइजेस्ट हो जाता है फूड, वो पूरी अब्जॉर्प्शन होता है उसका और फिर एसिमिलेशन होता है, वो पूरी अमीबा में फैल जाता है। उसके बाद में एजिशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर भी निकल जाता है उसकी बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रोसेस होते हैं अमीबा की बॉडी में भी 1 सेल के थ्रू ही, ठीक है, आप याद रखिएगा इनको। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।